प्रोटेस्टर्स को शांत रखने के लिए, पर उन्होंने एक ऐसी चीज कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। उनकी टीम ने उनको कल दोपहर 1:30 बजे बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलीशान बंगला इमीडिएटली छोड़ना होगा। रिसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो और अब बांग्लादेश हो। इसलिए वो लोग जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में प्रो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन आ गया है, उनको सोचने की जरूरत है। रेवोल्यूशन आए या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगली बार कुर्सी पर बैठेगा। ये वो मोमेंट है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही थी। उनकी टीम ने उनको कल दोपहर 1:30 बजे बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलीशान बंगला इमीडिएटली छोड़ना होगा। वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी और पैकिंग करना चाहती थी, पर कोई टाइम था ही नहीं। उनकी और उनकी बहन ने एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आई, जहाँ वो मिली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से। और जो उसके बाद हमें वीडियो क्लिप्स देखने को मिली, वो ऑलमोस्ट मानो कार्बन कॉपी थी जो कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ था। प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के बंगलों के अंदर घुस गए, उन्होंने पार्लियामेंट ऑक्यूपाई कर लिया और उन्होंने कई चीज़ें भी उधर से चुराई, चाहे वो क्रॉकरी हो या फिर मछली। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाया था और जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनका स्टैचू भी गिराया गया। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भला ऐसा किया क्या जिसकी वजह से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा? मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे, रोड्स और रेलवे लाइंस को ब्लॉक करके। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो पास हुआ था 5 जून 2024 को। इस ऑर्डर ने एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया था बांग्लादेश में। अब भला एक कोटा सिस्टम था क्या, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप समझोगे बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट। 1947 की पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था और वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा रिलीजियस लाइंस पर हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी था, इस वजह से वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। उनका मानना था कि पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसलिए ईस्ट हो या फिर वेस्ट, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। ईस्ट पाकिस्तानीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान में भले ही ज्यादा लोग थे, पर ज्यादा पैसा वेस्ट पाकिस्तान में खर्च हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान में बोली जाती थी बंगाली भाषा, पर उर्दू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की ये फीलिंग थी, ये धीरे धीरे उबल रही थी। फिर 1970 में दो चीजें हुई। साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। 3 से 5 लाख लोग मारे गए, पर वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत कम मदद करी। 1 महीने बाद फिर पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस हुए। नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान में थी करीब 138 सीट्स और ईस्ट पाकिस्तान में थी 162 सीट्स। मेनली इस इलेक्शन में 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी। वेस्ट पाकिस्तान में बेस्ड जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ईस्ट पाकिस्तान में बेस्ड शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। अब शेख मुजीबुर रहमान बहुत बड़े लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने कई बार लोगों को बताया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान उनको दबा रहा है, उनकी भाषा को दबा रहा है और उनको पैसे भी नहीं दे रहे। अब ये हालात थे जब 1970 के जनरल इलेक्शंस हुए और जब रिजल्ट्स आए तो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स शॉक हो गए। अवामी लीग ने 162 में से 160 सीट जीत ली ईस्ट पाकिस्तान की, जबकि पीपीपी ने वेस्ट पाकिस्तान की 138 में से 81 सीट जीत ली, जिसका मतलब था कि नेशनल असेंबली में अवामी लीग एक गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि पहली बार पॉलिटिकल पावर ईस्ट पाकिस्तान में होगी। पर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने ये करने से मना कर दिया। याया खान और पाकिस्तान की मिलिट्री ने अवामी लीग की विक्ट्री को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में मुजीबुर रहमान ने एक आइकॉनिक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बंगाली लोगों को एकजुट रहना होगा और उन्होंने एक आज़ाद बांग्लादेश की मांग करी। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में इन्वेड कर दिया इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया जहाँ कई सिविलियंस मारे गए, जिसके बाद एक रेजिस्टेंस फोर्स स्टार्ट हुई बांग्लादेश में। इस फोर्स का नाम था मुक्ति बाहिनी। इस ग्रुप में कई फॉर्मर आर्मी लीडर्स और सिविलियंस मौजूद थे,
जिनको सपोर्ट दिया गया इंडियन सरकार से। मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी ने वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस को हरा दिया और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो फ्रीडम मूवमेंट के चेहरे थे, वो बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और अब आती है कोटा की बात। जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया कि वो लोग जिन्होंने आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, और उन महिलाओं को जिनको अत्याचार सहने पड़े थे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी से, उनको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विस में। इनिशियल कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व थी, 10% उन महिलाओं के लिए जिनको आज़ादी के दौरान अत्याचार सहने पड़े थे, और 40% उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से थे। अब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में, पर 20-25 साल बाद ये कोटा सिस्टम डाइल्यूट होता गया क्योंकि कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत हो गई थी। इसी वजह से 1997 में कोटा सिस्टम चेंज कर दिया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी कोटा दिया जाएगा, और 2010 में एक और चेंज लाया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोटा दिया जाएगा। इसका मतलब था कि अब 56% जॉब्स डिफरेंट लोगों के लिए रिजर्व थी। 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, और 1% उन लोगों के लिए जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो यानी कि बस 44% सरकारी जॉब्स मेरिट बेस्ड थी। और इसी वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, क्योंकि वो इस कोटा सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। स्टूडेंट्स का गुस्सा मेनली था कि 30% जॉब्स क्यों रिजर्व्ड है उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और पोता पोतियों के लिए। आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई तो पोता पोतियों को भला कोटा क्यों दिया जा रहा है? ये मैटर फिर बांग्लादेश के हाई कोर्ट तक चला गया। 8 मार्च 2018 को जब कोटा सिस्टम के बारे में पिटीशन बांग्लादेश के हाई कोर्ट में पहुंची, तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोटा सिस्टम सही है या फिर गलत, बल्कि उन्होंने कहा कि जिसने ये पिटीशन सबमिट करी है उसका कोटा सिस्टम से लेना देना ही नहीं है, तो आपने भला ये पिटीशन सबमिट ही क्यों करी? पर इसके बाद जो सरकार का रिस्पॉन्स था, उस वजह से बवाल मचा। शेख हसीना सरकार ने कहा कि कोटा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। शेख हसीना वही महिला है जिन्होंने 28 साल की उम्र में ऑलमोस्ट अपने पूरे खानदान को मरते हुए देखा, जब 1975 के मिलिट्री कू में उनको मार दिया गया। उनकी जान इसी वजह से बची थी क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थी, और इस इंसिडेंट के बाद उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा शक था बांग्लादेशी आर्मी के बारे में, और ये शक करीब 40 साल बाद 2024 में रेलेवेंट होगा। अब बने रहो। अब मैं इस वीडियो में बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी कैसे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं फोकस रखना चाहता हूँ कोटा सिस्टम पर। बांग्लादेश में कई लोगों ने कहा कि शेख हसीना के लिए कोटा सिस्टम बहुत ही इमोशनल इश्यू था, क्योंकि ये कोटास उनके पिताजी ने इंट्रोड्यूस करे थे। अपने पॉलिटिकल करियर में शेख हसीना अपने पिताजी की कई लेगेसी और प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस रही हैं, और शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी में इस कोटा सिस्टम ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस वजह से शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को नहीं हटाना चाहती थी। इसी वजह से 2018 में उन्होंने अनाउंस किया था कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोटा सिस्टम बना रहेगा, पर स्टूडेंट्स इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि गुस्सा बस कोटा के बारे में नहीं था। कोटा के पीछे नौजवानों के बीच एक बेरोजगारी की समस्या थी। अब बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री तो कई सालों से अच्छा कर रही थी, पर जो नौकरियां प्रोड्यूस करी थी इस इंडस्ट्री ने, वो लो पेइंग थी। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे एरियाज में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। एक 2017 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने भी दिखाया कि जॉब क्रिएशन बांग्लादेश में बहुत स्लो हो गई है। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरियां बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी, और उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां नहीं है, और भला पब्लिक सेक्टर में आप इतनी रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने पूछा कि सिविल सर्विस पोजीशन में 30% रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है उन लोगों को जिनकी बस 0.13% पॉपुलेशन है। इसीलिए स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस बॉयकॉट करने लग गए और उन्हें रोड्स और हाईवेज भी ब्लॉक कर दिए। कई स्टूडेंट्स ने सरकारी वेबसाइट्स भी हैक कर दी कोटा की रिफॉर्म की मांग के लिए, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि शेख हसीना एक कोटा सिस्टम रखना चाहती है ताकि उनकी ब्यूरोक्रेसी में वही लोग आए जो उनकी वाहवाही करते रहे। पर 2018 में प्रोटेस्ट इतनी हद तक बढ़ गई थी कि सरकार को चेंज लाना ही पड़ा। दबाव के चलते 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने अनाउंस किया कि अब कोटा सिस्टम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्रोटेस्टर्स को वो मिल गया जो उनको चाहिए था, कहानी खत्म और बांग्लादेश वापस से पीसफुल हो गया। नहीं, ये चीज बदली 6 साल के अंदर। बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के कई रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि सरकार का डिसीजन जिसे कोटा सिस्टम को हटा दिया गया वो गलत है।
और 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके परिवार देश के सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स में से एक है और कोटा सिस्टम को हटाने का तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इनफेक्टिव था, जिसकी वजह से वो कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस डिसीजन के अनाउंस करने के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई और कई स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना को डायरेक्टली टारगेट किया। अब आप सोचोगे कि कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस तो कोर्ट ने किया, तो फिर लोग शेख हसीना को भला क्यों टारगेट कर रहे थे? इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि शेख हसीना ने कई समय से ऑपोजिशन को दबा कर रखा था। इनफैक्ट इसी साल शेख हसीना पर दावे लगाए गए कि उन्होंने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं कराए। 300 में से उन्होंने 222 सीट्स तो जीती, पर कई इंटरनेशनल बॉडीज ने कहा कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे। बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट भी कर दिया था। मानो शेख हसीना बांग्लादेश में वन पार्टी रूल यूज कर रही थी। और उनकी दूसरी गलती थी कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स यूज करी। 1 जुलाई 2024 के बाद प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हुई। स्टूडेंट्स ने इन प्रोटेस्ट को बांग्ला ब्लॉकेड बुलाया और ढाका में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट में भी ट्रैफिक और ट्रेन की सर्विसेज को रोक दिया गया। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि शेख हसीना 1 महीने के अंदर देश छोड़कर ही चली जाएंगी। सिचुएशन टेंस जरूर थी पर काम थी। इनफैक्ट 8 जुलाई को शेख हसीना चाइना की 4 दिन की विजिट पर भी गई, जहां उन्होंने शी जिनपिंग के साथ कई एग्रीमेंट साइन करे। पर सडनली उन्होंने अनाउंस किया कि वो चाइना से जल्दी वापस आ जाएंगी। उन्होंने बहाना दिया अपनी बेटी की हेल्थ का, पर लोगों को पता था कि वो जल्दी बांग्लादेश क्यों आ रही है। 14 जुलाई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रोटेस्टर्स को शांत रखने के लिए, पर उन्होंने एक ऐसी चीज कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। अपनी स्पीच में शेख हसीना ने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को मिलेगा? जब शेख हसीना ने ये रजाकार शब्द यूज किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी ने सिचुएशन पूरी तरह बदल दी, क्योंकि ये टर्म बांग्लादेश में बहुत ही भद्दा है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में जो रजाकार थे, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट किया था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस फाइटर्स के खिलाफ। इन लोगों ने कई भद्दी चीजें करी थी, उन्होंने सिविलियंस को मारा था और कई भी करे। इसलिए जब शेख हसीना ने ये शब्द यूज किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रोटेस्टर्स और गुस्सा हो गए। उन्होंने कई नारे लगाए, तुई के आमी के राजाकार राजाकार, तुम कौन हो मैं कौन हूँ राजाकार राजाकार। प्रोटेस्टर्स ये नहीं कह रहे थे कि वो रजाकार हैं, बल्कि ये एक तरीका था उनका शेख हसीना को ये दिखाने का कि वो ऐसे शब्द प्रोटेस्टर्स के लिए यूज नहीं कर सकती। 15 जुलाई को सिचुएशन बद से बदतर हो गई। ढाका यूनिवर्सिटी में कई प्रोटेस्टर्स भिड़े एक स्टूडेंट विंग के साथ। ये स्टूडेंट विंग था अवामी लीग का। अगले दिन पूरे देश में वायलेंस फैल गया। ढाका हो या फिर रंगपुर, हर जगह स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स मारे जा रहे थे। सिचुएशन बहुत ही खराब थी। रबर बुलेट्स और टीयर गैस शेल्स यूज करे जा रहे थे स्टूडेंट्स के खिलाफ। ऐसा लग नहीं रहा था कि सिचुएशन और बिगड़ सकती है, पर ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश सरकार ने इन प्रोटेस्ट में मिलिट्री को और इन्वॉल्व कर दिया, तो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अब सरकार थी, पुलिस थी, मिलिट्री थी और अवामी लीग का स्टूडेंट विंग भी था। और अब खून पानी की तरह बहने लगा। 18 जुलाई को 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। ढाका की सड़कों पर अब टैंक्स थे। प्रोटेस्टर्स ने नारे लगाए कि डिक्टेटर को गिराओ। उन्होंने कई सरकारी बिल्डिंग्स पर आग भी लगा दी। सेंट्रल बैंक, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और पुलिस की वेबसाइट्स हैक कर दी गई और हैकर ग्रुप ने अपने आप को बुलाया द रेजिस्टेंस। फिर शेख हसीना की सरकार ने 4G सर्विसेज ही बंद कर दी पूरे इलाके में। उनको लगा था कि ऐसे सख्त कदम लेने से प्रोटेस्ट कम हो जाएगी, पर एकदम ही उल्टा हुआ। प्रोटेस्ट और बढ़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने एक शूट ऑन साइट ऑर्डर इशू किया, यानी कि अगर कोई प्रोटेस्टर दिखे आपको तो उनको मार दो। 16 नादान बच्चों की जाने गई, इंक्लूडिंग एक प्री स्कूलर। बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर न्यू एज ने दिखाया कि कैसे एक 15 साल की लड़की मारी गई जब वो अपने वेरांडा से कपड़े कलेक्ट कर रही थी। एकदम से ढाका एक वॉर जोन बन गया था। 16 और 20 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए, और ये तो बस ऑफिशियल नंबर थे, अनऑफिशियली नंबर्स बहुत ज्यादा थे। फिर 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास करी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, जिसकी वजह से ये सारा बवाल स्टार्ट हुआ था। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कहा कि 93% जॉब्स अब मेरिट पर होंगी और जो 7% जॉब्स हैं वही बस एक कोटा के जरिए होंगी। 5% कोटा होगा वेटरन्स का, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, और 2% कोटा होगा एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड लोगों के लिए। पर इस वर्डिक्ट से प्रोटेस्टर्स खुश नहीं थे,
क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी कोटा देना ही क्यों चाहिए फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को। वो चाहते थे कि ये कोटा हटा दिया जाए। उनकी अकेली मांग नहीं थी, उनकी दूसरी मांग थी कि शेख हसीना सरकार को माफी मांगनी होगी उनके वायलेंस के लिए, और जो भी लोग जिम्मेदार हैं बच्चों की हत्या के लिए उनको सजा सुनाई जाए। उन्होंने ये भी मांगे रखी कि इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस रीओपन कर दी जाए, और वो प्रोटेस्टर्स जिनको जेल में भेज दिया गया है उनको रिहा किया जाए। टोटल प्रोटेस्टर्स ने 9 मांगे लिस्ट करी, पर एक हफ्ते बाद भी ये मांगे पूरी नहीं करी गई। कुछ लोग को इंटरनेट कनेक्शन तो मिला, पर मेजॉरिटी बांग्लादेश एक इंटरनेट कर्फ्यू पर ही था। अभी भी मिलिट्री सड़कों पर तैनात थी और मानो पूरे देश पर एक कर्फ्यू लगा हुआ था। पुलिस अभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर भारी एक्शन ले रही थी। जुल्करनैन सैर, एक रिपोर्टर ने कहा कि 23 जुलाई की रात को 36 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज किसी को बिना बताए दफनाई गई। जब ऐसी खबरें पब्लिक हुई तो प्रोटेस्टर्स को पता चला कि सरकार तो नेगोशिएशन करने के मूड में है ही नहीं, वो बस नेगोशिएशन का नाटक कर रहे हैं जिससे उनको कुछ समय मिल जाए। भला 36 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज कैसे दफनाई जा सकती हैं? और अब कई प्रोटेस्टर्स भी चालाक हो गए थे। वो ऑनलाइन मीडियम यूज कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे वो फेसबुक ग्रुप बनाते और वीपीएन यूज करते एक दूसरे को अपडेट शेयर करने के लिए। पर पुलिस एकदम नीच व्यवहार करने लग गई। जर्नलिस्ट मेहदी हसन मरूफ ने बताया कि कैसे एक लड़के को अरेस्ट किया गया जो एक स्टूडेंट भी नहीं था। जब उसको अरेस्ट किया जा रहा था, उसकी माँ कह रही थी कि मेरा बेटा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी नहीं है, उसको पुलिस भला क्यों लेके जा रही है। और अब प्रोटेस्टर्स की मांग बस कोटा के बारे में नहीं थी, बल्कि उनकी मांग थी कि शेख हसीना रिजाइन करे, क्योंकि वो जिम्मेदार है स्टूडेंट्स के खिलाफ वायलेंस के लिए। जैसे ढाका के जहांगीर यूनिवर्सिटी में शेख हसीना की पोर्ट्रेट हटाई गई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एक मर्डर की पिक्चर नहीं लटका सकता। शेख हसीना ने अंडर एस्टिमेट किया था कि स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट से क्या क्या हो सकता है, और उनको थोड़ी देर में पता चलने वाला था। 4 अगस्त के बाद एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया। उन्होंने शेख हसीना सरकार की रेजिग्नेशन की मांग करी और ढाका तक एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया। उन्होंने ऐलान किया कि सभी लोग टैक्सेस ना भरें और ना सरकार को कोई पैसा दें। सरकार ने रिप्लाई किया और वायलेंस के साथ 4 अगस्त को इतना भयंकर वायलेंस हुआ कि 100 से ज्यादा जानें एक दिन में गई। फिलहाल ढाका में कर्फ्यू लागू है। प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग मार्च टू ढाका नाम से लोगों को ढाका पहुंचने का आह्वान किया है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि शेख हसीना सरकार गद्दी से हटाई जा सके। इसका मतलब था कि 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब मारे गए थे। प्रोटेस्टर्स ने सोचा कि माफी मांगने की बजाय अब सरकार और वायलेंस यूज कर रही है। इसके जवाब में कई प्रोटेस्टर्स ने बांगाबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी को अटैक किया, ढाका में एक पब्लिक हॉस्पिटल। उन्होंने कई हाईवेज ब्लॉक कर दिए और कई रूलिंग पार्टी एक्टिविस्ट्स को घेर लिया। अनफॉर्चुनेटली इन प्रोटेस्ट का एक कम्युनल टर्न भी हमें देखने को मिला। प्रोफेसर नाजमुल ने दिखाया कि कई लोगों ने इस वायलेंस के बहाने हिंदू माइनॉरिटीज के घर और मंदिरों को अटैक किया। Hindus being targeted in Bangladesh, while news coming in that a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities there. अब हिंदू माइनॉरिटी को क्यों अटैक किया जा रहा था वो क्लियर नहीं है, पर एक थ्योरी ये दी गई कि कई हिंदू कम्युनिटी के लोग ट्रेडिशनली शेख हसीना के सपोर्टर्स रहे, इस वजह से उनको अटैक किया जा रहा था। पर वो ये भूल गए कि इनमें से कई लोग एक्चुअली स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हुए थे और अब सिचुएशन उबल रही थी। 5 अगस्त को एक फाइनल प्रोटेस्ट की मांग करी और प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना के ऑफिशियल रेजिडेंस को घेर लिया। सिचुएशन इतनी खराब थी कि दोपहर के 1:30 बजे उनकी सिक्योरिटी टीम ने उनको बताया कि हालात डेंजरस है, आपके पास कोई टाइम नहीं है स्पीच देने का या फिर पैक करने का, हमें तुरंत ही निकलना होगा। अपने आखिरी कुछ मिनट्स के दौरान शेख हसीना ने आर्मी को बोला कि आप फोर्स क्यों नहीं यूज करें प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, पर आर्मी ने ये करने से मना कर दिया। शेख हसीना ने ऐसी मांग 3 दिन पहले भी करी थी और तब भी आर्मी ने मना कर दिया, पर शेख हसीना का रिस्पॉन्स था कि उनके पार्टी सपोर्टर्स प्रोटेस्टर्स के खिलाफ लड़ेंगे और उनके हाथों में हथियार दे दिए गए। तो शेख हसीना का जो शक था आर्मी के खिलाफ वो सच निकला। उनको रियलाइज हुआ कि उनकी तो कोई लिमिट नहीं है शायद प्रोटेस्टर्स को हैंडल करने की, पर बांग्लादेशी आर्मी की जरूर है। जिसके बाद शेख हसीना अपनी बहन के साथ एक हेलीकॉप्टर से भाग गई। जिसके बाद बांग्लादेश आर्मी ने बैरिकेड्स हटा दिए शेख हसीना के घर के बाहर, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स उनके घर के अंदर घुस गए। जब आप ऐसे सीन देखोगे आपको ये सीन्स कार्बन कॉपी लगेंगे जो श्रीलंका में हुआ था 2022 में। उसी दिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हैं। I had invited all the leaders of political parties. They came here and we had a good discussion.
We have decided to form an interim government. पर अभी सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल थी। शेख हसीना को एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अगरतला लाया गया, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरबेस में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी रात नई दिल्ली में बिताई। अब ये क्लियर नहीं है कि वो दिल्ली में कितने समय रहेंगी, क्योंकि रिपोर्टेडली उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया है। पर इंडिया के लिए ये सिचुएशन इतनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमारी सरकार की जो टॉप सिक्योरिटी कमेटी होती है, जिसमें कई मिनिस्टर्स शामिल हैं, उनकी मीटिंग करी गई। इसके अलावा एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी लीड करी, जहां कई ऑपोजिशन लीडर्स शामिल थे। अब ये इंडियन सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, दो कारणों की वजह से। पहला कारण है कि आप इंडिया के बाएं में देखो या फिर दाएं, रीसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो और अब बांग्लादेश हो। एक ऐसे अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट में जब आपके पड़ोसी एक बहुत अनस्टेबल एरिया में हो, ये किसी भी देश के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। दूसरी चीज है कि शेख हसीना का व्यवहार प्रो इंडिया था। उन्होंने इंडियन सरकारों के साथ बहुत क्लोजली काम किया था एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स को बंद करवाने के लिए। पास्ट में जब बांग्लादेश को बांग्लादेश नेशनल पार्टी रूल कर रही थी या फिर उधर की आर्मी, तब इंडिया की रिलेशनशिप्स बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे नहीं थे इन टेररिस्ट ग्रुप्स की वजह से ही। अब कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया को इतने डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जर्नलिस्ट जिया हुसैन कहते हैं कि कई कंजर्वेटिव पार्टीज जैसे जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश के लोगों के बीच इतनी पॉपुलर नहीं है, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी इतनी पॉपुलर नहीं होंगी क्योंकि उनके खुद पार्टी में कई फ्रीडम फाइटर्स हैं जो इस कोटा के सपोर्ट में थे। अब होपफुली सच हो। कई प्रोटेस्टर्स ने मांग करी कि जो भी नई सरकार बने वो एक सेक्युलर सरकार बने, पर वो डिपेंड करता है कि पावर किसके हाथ में होगी, प्रोटेस्टर्स के, कंजर्वेटिव पार्टीज के या फिर मिलिट्री के। बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने हमें सीख दी है कि जब भी कोई भी सरकार वायलेंस यूज करती है प्रोटेस्ट के खिलाफ, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रोटेस्ट का हमें हाल ही में एक डार्क ट्रूथ देखने को मिला है। सरकारें तो गिर जाती हैं, पर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदलता। एक डिक्टेटर हट जाता है और दूसरा डिक्टेटर आ जाता है। इसलिए वो लोग जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक प्रो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन आ गया है, उनको सोचने की जरूरत है। रेवोल्यूशन आए या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगली बार कुर्सी पर बैठेगा कौन। और इंडिया के लिए डर ये है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा लंबी ना चले।